नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी वीडियो में। तो दोस्तों, आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है उसमें अपन डिस्कस करेंगे 5 जगत पद्धति के बारे में। जो वर्गीकरण की जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक है 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, जो जीव हैं उनको अपन ने 5 जगत में बांट दिया, इसीलिए इसका नाम क्या दिया, 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। वो तो देखो नाम से स्पष्ट है, सीधा सीधा, ठीक है। दूसरी बात आती है कि जो 5 किंगडम कॉन्सेप्ट है इसको देने का श्रेय किसको जाता है, कि किस वैज्ञानिक ने इसको प्रस्तावित किया था। बात करूं दोस्तों, एक वैज्ञानिक है R.H. व्हिटेकर, जिन्होंने 1969 में ये 5 किंगडम कॉन्सेप्ट प्रस्तावित किया था। तो इसमें उन्होंने जो भी जंतु हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर, जो उनके लक्षणों के आधार पर, उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर क्या किया, 5 अलग अलग प्रकार के जगत बना दिए थे दोस्तों, ठीक है। लेकिन 5 जगत पद्धति है, जो 5 वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति, इससे पहले 4 जगत, 3 जगत और 2 जगत पद्धति ये भी प्रस्तावित थी, दी गई थी। लेकिन उनमें किसी न किसी कमी के कारण जो जीवों का पूरी तरीके से पूरा वर्गीकरण नहीं कर पाने के कारण ही उनको हटा दिया गया, उनको अपन यूज में नहीं ले रहे। और आज के टाइम में अपन जो 5 किंगडम कॉन्सेप्ट है इसको ये सर्वमान्य सिद्धांत मानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अपन सबसे पहले जो देखते हैं, जो 2 जगत पद्धति है उसके बारे में देखते हैं। 1 नंबर पर अपन पढ़ते हैं 2 किंगडम कॉन्सेप्ट। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, 2 किंगडम मतलब इसमें कितने जगत बनाए गए हैं जीवों के लिए, 2 जगत बनाए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले नाम आता है कि जो 2 जगत पद्धति है, 2 जगत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो 2 जगत, जहां भी देखो दोस्तों 2 का नाम आ रहा है, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लीनियस के द्वारा। कैरोलस लीनियस साहब ने ही ये 2 किंगडम कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। लिख देता हूं मैं, लिख दो सब, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, उन्होंने क्या किया है, 2 किंगडम कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि इसमें जो 2 जगत है वो कौन कौन से लिए थे। बिल्कुल, इसमें जो पहला जगत होगा वो है दोस्तों प्लांटी, और जो इसमें जो दूसरा जगत लिया है वो है एनिमेलिया, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों इसमें इन्होंने बांट दिया 2 जगत में, ठीक है। पहला जगत प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। प्लांटी जगत में सारे के सारे इन्होंने पादप ले लिए, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। इसमें एनिमेलिया में जो हेटेरोट्रोफिक जीव है उनको डाल दिया, ठीक है। अब ये सर्वमान्य सिद्धांत क्यों नहीं बना, इसको मतलब आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो जीव है उनमें सभी में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। सारे के सारे जीव ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेसिस करते हैं जो अपने प्लांट्स में डाले, ठीक है। और इसमें जो अपने एनिमेलिया में रखे हैं, क्या सारे वो ऐसा नहीं है कि उनमें फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव नहीं है। जैसे यूग्लिना है, वो फोटोसिंथेसिस भी करता है और जो हेटेरोट्रोफिक भी है, दोनों के दोनों है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इनमें और भी अपन इनके विशेषताएं देखें, जैसे कि अपने कोशिका भित्ति ले ली, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती। लेकिन इनमें देखें अपन, कुछ यूनिसेल्युलर भी है, कुछ मल्टीसेल्युलर भी है, कुछ प्रोकैरियोटिक भी है, कुछ यूकैरियोटिक भी है। तो उनके आधार पर ये देखो जो वर्गीकरण है, जो कॉन्सेप्ट है, ये और भी आगे चले, ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा दो जगत है, उसके बाद आया 3 किंगडम कॉन्सेप्ट। 3 किंगडम कॉन्सेप्ट। अब वही बात कि 3 किंगडम कॉन्सेप्ट आया है तो दिया किसने प्रस्तावित किया है, ठीक है। इसकी बात करते हैं। नाम सुना होगा दोस्तों, अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल के द्वारा ये दिया गया था दोस्तों। मैंने तो ऐसे याद कर रहा कि जो 2 जगत है, इनको दोस्तों याद भी साथ साथ होते हैं तो अच्छी बात है। जैसे 2 जगत जो पद्धति है, कैरोलस लीनियस, आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अपने को याद है तो अपने को 2 जगत पद्धति भी याद हो जाएगी। 3 जगत पद्धति की अगर बात करें, 3 किंगडम कॉन्सेप्ट है, वो हेकल ने दिया गया था। हेकल देखे आप लिखते हैं अपन दोस्तों, इसमें 3 ही वर्ड है, ठीक है। इसमें 3 वर्ड है, तो अपन ने क्या कर दिया कि 3 जगत जो पद्धति है वो किसने दी थी, हेकल ने दी थी। अब देखिए दोस्तों, जो अर्नेस्ट हेकल ने जीवों का अध्ययन और अच्छे तरीके से किया, पहले से 2 जगत प्रचलित थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जीवों का थोड़ा और अध्ययन किया और उसने देखा कि कुछ जीव ऐसे हैं जो कि यूनिसेल्युलर है और कुछ मल्टीसेल्युलर है, ठीक है दोस्तों। तो इस आधार पर उन्होंने क्या किया, एक अलग से एक जगत और प्रस्तावित कर दिया,
अब वो कौन सा जगत था? देखिए, तो इन्होंने जो जगत प्रस्तावित किया वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत प्रस्तावित किया गया। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो प्रोटिस्टा जगत है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, या पूछ लेंगे हेकल ने कौन सा जगत प्रस्तावित किया या कौन सा जगत दिया था। तो कौन सा जगत दिया इन्होंने? प्रोटिस्टा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इन्होंने दूसरा, आगे के सारे सेम। ऊपर कौन सा है? प्लांटिलॉजी। इसके बाद में कौन सा है? एनिमेलिया। ये लो, ठीक है, कोई दिक्कत? पहला टू किंगडम कॉन्सेप्ट किसने? कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था, जिसमें प्लांटी और एनिमेलिया दो जगत बनाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थ्री किंगडम कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। हैकल में 3 शब्द है, सॉरी 3 वर्ड आ रहे हैं। तो थ्री किंगडम कॉन्सेप्ट याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। कौन कौन से दिया था? प्रोटिस्टा और बाकी के सेम ऊपर वाले एचडीज। एक और ट्रिक भी याद रख सकते हो, एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम याद रखो, चाहे कुछ भी याद रखो, एचपी हैकल प्रोटिस्टा दिया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? नेक्स्ट चले। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं फोर किंगडम कॉन्सेप्ट। फोर किंगडम कॉन्सेप्ट, अब वही बात आती है, सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो फोर किंगडम कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो यहां पे दोस्तों नाम आता है एक कॉपलैंड, एक वैज्ञानिक है कॉपलैंड, जिन्होंने ये फोर किंगडम कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अब फोर किंगडम कॉन्सेप्ट दिया तो इन्होंने जो 3 जगत बना दिए, इन्होंने क्या किया होगा? 4 जगत बना दिए होंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा कि कुछ जीव तो है प्रोकैरियोटिक और कुछ जीव है यूकैरियोटिक। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है वो अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो इन्होंने इस आधार पर क्या कर दिया, एक और जगत इसमें ऐड कर दिया। वो कौन सा जगत था? बात करें, वो था मोनेरा, जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर जीव आते हैं। दूसरा कौन सा होगा? सेम प्रोटिस्टा। इसके बाद प्लांटी, और इसके बाद एनिमेलिया। तो दोस्तों क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? सबसे पहले 2 जगत कैरोलस लिनियस साहब ने, उसके बाद 3 जगत, और कैरोलस लिनियस साहब ने किसने जगत बनाए? दो कौन से प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, थ्री किंगडम किसके द्वारा? हैकल के द्वारा। कौन सा जगत? एचपी। हैकल ने कौन सा दिया? प्रोटिस्टा। इज दैट क्लियर? ठीक है, फोर किंगडम याद रखने के लिए, फोर बोलते हैं तो ओ की मात्रा आ रही है कहीं ना कहीं, कॉपलैंड बोलते हैं तो ओ की मात्रा आ रही है कहां? ओ, कॉपलैंड और फोर अपन बोलते हैं तो ओ की मात्रा कहीं ना कहीं आ रही है। तो इससे अपन थोड़ा सा अंदाजा लगा लेंगे, और बाकी सभी के आपने जो भी अलग अलग ट्रिक है या वैसे याद करते हो बढ़िया बात है। फोर किंगडम कॉपलैंड के द्वारा दिया गया। कौन सा जगत इन्होंने प्रस्तावित किया था? मोनेरा। ठीक है दोस्तों, अब 4 जगत हो गए। इसके बाद में कौन सा आएगा? 5 जगत, जो किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर साहब ने दिया था। कब? नहीं। तो अब दोस्तों थोड़ा सा जो नाम है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिखता हूं मैं प्रोकैरियोटिक, और इधर लिखता हूं मैं यूकैरियोटिक सेल। देखिए दोस्तों, यहां नाम है प्रो और कैरियोटिक। तो प्रो प्लस कैरियन से मिलकर ये प्रोकैरियोटिक वर्ड बना है। प्रो मतलब जो प्रिमिटिव आदिम प्रकार का होता है, और कैरियन किसके लिए अपन यूज करते हैं? बायोलॉजी में केंद्रक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं प्रिमिटिव या आदिम, जो पुराना होता है दोस्तों, और इसका अर्थ हुआ केंद्रक। ऐसी सेल जिनमें आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, या जिनमें जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब सुस्पष्ट केंद्रक इनमें नहीं पाया जाता है। कैसा होता है दोस्तों? देखिए, माना हमारे पास ये एक सेल है। ठीक है, अब सेल है तो खुद का इसके पास क्या होगा? डीएनए है। ये लो, इसके पास इसका ये खुद का डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। लिख देता हूं दोस्तों इनका सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए सीधी सी बात है कि जो इनमें जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, सुस्पष्ट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके बाहर कोई भी आवरण नहीं पाया जाएगा।
मतलब केंद्रक जो आवरण है वो इनके बाहर नहीं पाया जाएगा। ये जो डीएनए है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए से ही खुला पड़ा रहता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो आदिम जो प्रकार की कोशिका है इसमें केंद्रक अस्पष्ट। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो केंद्रक अस्पष्ट। तो क्या केंद्रक झिल्ली होगी? भाई बिल्कुल नहीं होगी। केंद्रक झिल्ली जिसे अपन कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी? नहीं होगी, बिल्कुल ये भी नहीं होगी। केंद्रक अस्पष्ट बिल्कुल। केंद्रिका जी बिल्कुल भी नहीं होगी, केंद्रिका भी एब्सेंट है। सॉरी, इसका मतलब है एब्सेंट। इसमें जो झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो भी क्या होंगे यहाँ पे? एब्सेंट होते हैं दोस्तों। और इनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो दोस्तों 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात और आती है, जो इसमें जो अपने पास जो स्टोन प्रोटीन होती है यूकेरियोटिक कोशिका के पास, इनके पास स्टोन प्रोटीन भी नहीं पाई जाती। अब दोस्तों अगर कोई पूछे कि इसमें स्टोन प्रोटीन भी नहीं है तो और केंद्रक भी नहीं है, तो ये जो डीएनए है ये यहाँ पे एक जगह स्थिर रहता है। ये ऐसा तो नहीं है कि वे सारी सेल में फैला हुआ है, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके पास दोस्तों कुछ पॉलीएमाइंस प्रोटीन होती है, पॉलीएमाइंस प्रोटीन जो कि कैटाइन प्रोटीन होती है, कैटाइन प्रोटीन जो कि पॉजिटिव चार्ज रखती है दोस्तों। अब पॉजिटिव चार्ज रखेंगी, डीएनए के पास कौन सा? नेगेटिव चार्ज। ये कैटाइन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज इंटरेक्ट करेंगे आपस में, तो ये क्या करता है? इसको कहीं ना कहीं बांध के रखता है एक जगह पे। ठीक है, तो ये वही प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात। केंद्रक अस्पष्ट, केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होगी, सीधी सी बात है, केंद्रक ही नहीं है। केंद्रिका, केंद्रिका भी नहीं होगी इनके पास। मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेलिस है वो भी क्या होंगे? इसमें एब्सेंट होंगे। 70S प्रकार के इसमें राइबोसोम पाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करें यूकेरियोटिक कोशिका की। हाँ, ये किसमें पाई जाती है दोस्तों? लिख देता हूं मैं। जो मोनेरा किंगडम है जिसमें बैक्टीरिया आते हैं उसमें प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाती है। इसके अलावा जो 4 किंगडम और बताए मैंने कि आगे के प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और एक आएगा फंजाई, जो कि अपन अभी पढ़ेंगे 5 किंगडम कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो उन सभी में क्या पाई जाती है? यूकेरियोटिक सेल। और बाकी प्रोकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाती है? मोनेरा में पाई जाती है। सॉरी दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हाँ, तो दोस्तों यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो यूकेरियोटिक सेल में वही सेल, ठीक है। अब ये कोशिका है तो इसके पास केंद्रक भी है। अरे मिल ही नहीं रही लाइन। केंद्रक में लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, इसमें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पे। लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट। स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होंगी बिल्कुल। केंद्रक झिल्ली इधर एब्सेंट है, इधर प्रेजेंट होगी। और दोस्तों आप नोट्स बनाओ तो लिख लेना। केंद्रिका प्रेजेंट होगी। जो मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेलिस है ये क्या होंगे? इधर प्रेजेंट होंगे। 70S राइबोसोम इधर है, इधर पाई जाएंगे दोस्तों 80S राइबोसोम। ठीक है, 80S राइबोसोम पाए जाएंगे। और कौन से जो किंगडम उनमें यूकेरियोटिक सेल पाई जाती हैं अभी अभी बताया मैंने। जो बाकी के जो 4 किंगडम उनमें सभी में यूकेरियोटिक सेल पाई जाती है। और इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक है वो सिर्फ किसमें पाई जाती है? मोनेरा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में अंतर आपको समझ में आया? ये दोस्तों आप अलग से लिख लेना इनको, और वैसे आपको पता ही है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं जो 5 किंगडम कॉन्सेप्ट है उस पर चलते हैं। ये तो दोस्तों बात करें अपन 5 किंगडम कॉन्सेप्ट की, तो इसमें कौन कौन से जगत लिए अपन ने? देखो, जो 4 जगत तक जो कोफलैंड ने पढ़ाया था उसमें पहला जगत कौन सा था? यहां लिख देता हूं मैं। जो पहला जगत था दोस्तों उसमें था मोनेरा। ठीक है, जो दूसरा जगत उन्होंने बनाया जो 5 किंगडम में आएगा, अब मोनेरा तक तो ले लिया था। इसके बाद प्रोटिस्टा था। ठीक है, और इसके बाद आएगा दोस्तों फंजाई, जो जिसमें कवक आते हैं। और फंजाई के बाद आएगा दोस्तों प्लांटी।
और 5 नंबर पे आएगा एनिमेलिया। टाइप किंगडम कॉन्सेप्ट दोस्तों आप 11 से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता ही है। अब देखो इसको किस आधार पर बांटा गया। वर्गीकरण के दोस्तों कुछ ना कुछ आधार तो होंगे। वर्गीकरण का ये आधार लिख देता हूं दोस्तों। तो अपने बुक में दोस्तों 3 आधार दे रखे हैं, वैसे अपन देखें तो 5 आधार होते हैं, ठीक है। तो अपन बुक के अनुसार चलते हैं, 3 आधार पे अपन चलते हैं। देखिए जो पहला इसमें आधार होगा वो है कोशिका का प्रकार, टाइप ऑफ सेल। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, और तीसरा है इसमें न्यूट्रिशन। अरे सॉरी दोस्तों, टाइप ऑफ सेल, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल लिखना था दोस्तों, नंबर ऑफ सेल। बात करें कोशिकाओं के संख्या के आधार पर, तो सबसे पहले मैंने बताया तो यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और दूसरा है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर नाम से स्पष्ट है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय। अब कौन से होंगे, वे जीव जिनमें एक से अधिक कोशिका पाई जाती, नहीं ऐसा तो नहीं है रे, अरे वे जीव जिनमें एक कोशिका पाई जाती है, ठीक है। उसका जो भी उसकी मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शंस होंगी, जो भी सारी क्रियाएं हैं वो सभी एक ही कोशिका में संपन्न होती है, ठीक है। दूसरा है मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से आएंगे, जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। बहुकोशिक बोलते हैं इनको दोस्तों, बहुकोशिक। अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल या इसे बोलते हैं टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल। अभी भी मैंने बताया दोस्तों, एक तो बताया था मैंने प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा मैंने बताया यूकैरियोटिक सेल। अभी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बता दिया था, जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, और यूकैरियोटिक जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक किसमें पाई जाती है, मोनेरा, बताया था मैंने, याद हो जानी चाहिए अब तक तो दोस्तों। प्रोकैरियोटिक किसमें, मोनेरा में, प्रोकैरियोटिक मोनेरा, मोनेरा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक बाकी सभी जो किंगडम उनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। चलो जी ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के आधार पर। तो न्यूट्रिशन कुछ तो दोस्तों ऑटोट्रोप्स, ठीक है, स्वयं पोषी, जो स्वयं का भोजन स्वयं ही बनाते हैं, और दूसरा हेटेरोट्रोप्स, हेटेरोट्रोफिक आप लिख सकते हैं, जो विषमपोषी, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है दोस्तों। बात करें अपन वर्गीकरण के आधार, नंबर ऑफ सेल, एक कोशिकीय, मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। तो दोस्तों अपन अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, जो मोनेरा है, जो 5 किंगडम जो मैंने बताया, सॉरी, तो 5 किंगडम जो मैंने बताया, इनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अपन थोड़ी सी बात करेंगे मोनेरा की। इनकी जो भी जो कैरेक्टर्स है उनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आएंगे, इसमें एक तो बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आती है, जिनको अपन साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा, ये सभी किसमें आएंगे, मोनेरा में। हाँ, दूसरी बात करें तो मोनेरा में सॉरी कोशिका का प्रकार कौन सा होगा दोस्तों, प्रोकैरियोटिक टाइप सेल, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं, सॉरी, कोशिका प्रेजेंट होगी इनमें, ठीक है। दूसरी इसमें बात करें, जो केंद्रक है, सॉरी डीएनए है, उसके चारों तरफ केंद्रक का अभाव, अरे क्या बता रहा हूं मैं,
अभी भी बताया था मैंने, ये सारी चीजें मैंने अभी भी बताई थी कि जो डीएनए उसके चारों तरफ केंद्रक का अभाव पाया जाएगा। जो सेल ऑर्गन से स्वर ऑर्गेनेलिज है वो क्या होंगी, एब्सेंट। जो भी झिल्लीबद्ध जो कोशिकांग वो एब्सेंट बताई थी मैंने अभी अभी। राइबोसोम बताओ कौन सा प्रकार का, 70 या 80 प्रकार, कौन सा लिखो जल्दी बता दो, अरे जल्दी बताओ। क्या 17 इस प्रकार का राइबोसोम लिख दूं इसमें, अगर आपकी इजाजत हो तो, ठीक है। अब इसके बाद जो डीएनए है वो मैंने बता दिया था कि डीएनए के साथ जो स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, तो क्या पाया जाता है, जो पॉलीएमाइन प्रोटीन होती है वो पाई जाती है। दूसरा, इसमें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, न कि लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इनमें स्पष्ट गुणसूत्रों का भी अभाव होता है दोस्तों। इनकी कोशिका भित्ति की बात करें तो सेल वॉल है इनकी दोस्तों, सेल वॉल जो इनकी बनी होती है पॉलीसेकेराइड प्लस पेप्टाइड, जिसे बोलते हैं दोस्तों पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन। तो पूछे कि जो जीवाणु है या फिर मोनेरा जो जगत है उसमें कोशिका भित्ति किसकी पाई जाती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की पाई जाती है। और इसके कुछ सदस्य जैसे कि बात करें अपन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इसमें जो सेल वॉल है क्या होगी, सेल वॉल एब्सेंट होती है दोस्तों, ठीक है। अब बात करें दूसरा, ये नॉर्मल सी बातें हैं मोनेरा की। इसके बाद अपन बात करें प्रोटिस्टा की। दोस्तों इसमें जो मोनेरा में पोषण की अगर बात करें, यहां मैं लिख देता हूं पोषण, तो वो पाई जाती है दोस्तों स्वयंपोषी भी होते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया, कुछ जो मोनेरा के सदस्य हैं वो स्वयंपोषी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी, इनके पास दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए वर्णक पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी होते हैं, ठीक है। या फिर ये परपोषी। और दोस्तों इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें, प्रोकैरियोटिक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है दोस्तों। और कुछ ये कॉन्जुगेशन टाइप का भी पाया जाता है इनमें कि दो जीवाणु पास में आकर अपना जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान कर लेते हैं, ठीक है। बात करिए अपन ने मोनेरा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा इसमें आते हैं। प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल प्रेजेंट है, बताया था मैंने अभी। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है वो मैंने अभी डिस्कस कर लिया था आपके साथ। डीएनए उसके चारों तरफ केंद्र का अभाव पाया जाता है। भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका तो केंद्र का अभाव पाया जाएगा, सुस्पष्ट केंद्र नहीं मिलेगा। सेल ऑर्गेनेलिज जो होंगी वो एब्सेंट। पोषण की बात देखें, स्वपोषी, कुछ प्रकाश संश्लेषी और कुछ रसायन संश्लेषी। परपोषी भी होते हैं, 17S प्रकार के इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। और सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है, जो कि सेल्यूलोज रहित होती है। लिख देता हूं मैं दोस्तों, सेल्यूलोज रहित, मतलब कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता, ठीक है दोस्तों। क्या मोनेरा के बारे में थोड़ा सा समझ में आया, डिस्कस किया, अच्छा लगा, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा जगत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे जगत की अपन बात करते हैं दोस्तों, तो वो है इसमें प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ये है ब्रिज बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। लिख देता हूं मैं यहां पे दोस्तों, ब्रिज बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। एनिमल और जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। आप लोगों को पता है, इसमें यूग्लिना पढ़े रखा होगा, जो प्रकाश संश्लेषण भी करता है और परपोषी भी होता है, ठीक है। अब बात करें इसकी विशेषताओं की। प्रोटिस्टा है, जो मैंने बताया था कि सेल टाइप के आधार पर अगर बांटेंगे तो प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा, बताओ।
अरे सीधी सी बात है, यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर होता है, और जो मोनेरा है दोस्तों वो भी यूनिसेल्यूलर होते हैं, याद रखना। तो यूकैरियोटिक और यूनिसेल्यूलर, ठीक है। अब इसमें देखें यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर, तो यूकैरियोटिक जो है तो इसके बारे में मैंने बता ही दिया कि जो इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाएगा, और न्यूक्लियस के बाहर जो भी सेल ऑर्गेनेलिज है जो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे। इसमें कुछ में तो दोस्तों जो क्लोरोफिल है प्रेजेंट होगा, और कुछ में एब्सेंट। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण भी करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे और परपोषी भी रहेंगे। तो तभी तो इसको दोस्तों पादप और जो जंतु हैं उनके मध्य की योजकड़ी का है कि प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और परपोषी के रूप में भी रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में इसकी देखते हैं अपन सेल वॉल। सेल वॉल ये दोस्तों कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में उपस्थित होती है, जिसे अपन बोलते हैं पेलिकल। पेलिकल जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन का बहुलक होता है उसकी बनी होती है, ये भी सेलुलोज रहित होती है, ठीक है दोस्तों। ये होगी सेल वॉल। अब इसमें देखते हैं पोषण की विधि, दोस्तों मैंने बताई दी। इसमें जो रिप्रोडक्शन देखते हैं, रिप्रोडक्शन जनन, इसमें कॉन्जुगेशन पाया जाता है, संयुग्मन बोलते हैं, इसमें युग्मन संलयन भी पाया जाता है दोस्तों। युग्मकों का जो संलयन होता है ना वो भी पाया जाता है। इसके बाद अपन बात करें दोस्तों जो प्लांटी जगत है, प्लांटी के बारे में अपन बॉटनी में कंप्लीट पढ़ लेंगे, ठीक है। फंजाई है तो फंजाई के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। बात करें दोस्तों फंजाई जो है कवक, तो दोस्तों बताओ आप ही कि जो कोशिका का प्रकार इसमें कौन सा होगा, यूकैरियोटिक होगी या प्रोकैरियोटिक होगी? यूकैरियोटिक, साथ में यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर है? तो यूनिसेल्यूलर सिर्फ और सिर्फ मोनेरा और प्रोटिस्टा, उसके बाद में जो आएंगे सारे के सारे क्या होंगे, मल्टीसेल्यूलर, बहुकोशिक, ठीक है। सेल वॉल की बात करें, कोशिका भित्ति, इसमें भी कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित पाई जाती है। किसकी पाई जाती है दोस्तों? सेलुलोज रहित लिख देता हूं मैं, सेलुलोज रहित। और इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो है काइटिन की बनी होती है दोस्तों, काइटिन जो पॉलीमर ऑफ NAG एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन का बहुलक होता है दोस्तों। काइटिन, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन। कवकों कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? काइटिन की बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल सेलुलोज रहित होती है और काइटिन की बनी होती है। इसके बाद देखते हैं वही है, यूकैरियोटिक है तो जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है इसका, हाँ पोषण, न्यूट्रिशन। आप भी बताओ रे, कवक जो होंगे सारे के सारे क्या होंगे, परपोषी। मृतपोषी भी नहीं, परपोषी होंगे, हेटेरोट्रोफिक होंगे सारे के सारे, ठीक है। रिप्रोडक्शन जनन, ये लो जी, इनमें एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर सेलुलोज रहित सेल वॉल पाई जाती है, काइटिन की बनी होती है, और पोषण इनमें परपोषी और मृतपोषी होते हैं। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव तीनों प्रकार का पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो एनिमलिया किंगडम उसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे अपन आगे की जो क्लासेज होंगी इनमें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय प्रकृति, जय नारी शक्ति, जय विज्ञान। धन्यवाद आप सभी।